Assalamu alaikum बच्चों, I'm once again back with the same topic that we were discussing previously. आप सब लोगों को यूजी ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुश आमदीद। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमारी क्या डिस्कशन चल रही थी? वी वर डिस्कसिंग अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने तीन सोर्सेज को कंपैरेटिवली कंपाइल करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था एनर्जी फ्रॉम वेव्स, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी के ऊपर। हमने उनके सोर्सेज, हाउ टू यूटिलाइज देम, और उनके बेनिफिट्स और उनके डिसएडवांटेजेस, तमाम चीज़ें हमने डिटेल डिस्कस की थी। इससे आगे और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं और बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि जो छुपे हुए होते हैं। यानी एक तो शॉर्ट क्वेश्चन वो है ना जो नोट्स में मौजूद है, ज़ाहिरी तौर पे आपको बता दिए जाते हैं, आपको लगवा दिए जाते हैं किताब में निशान, तो आप उनको अटैम्प्ट कर लेते हैं। वो छुपे हुए शॉर्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मोस्टली बच्चे मार खा जाते हैं। क्यों मार खा जाते हैं? क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये वैसे पढ़ाया नहीं जाता जिस तरह बाकी, मतलब जिस तरह बाकी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। टीचर्स इसको आमतौर पर छुड़वा देते हैं, कहते हैं कि आप खुद ही पढ़ लें। तो इसलिए बच्चा खुद ही जो पढ़ने वाली बात होती है, बच्चा उसे कहाँ पढ़ता, उसे पढ़ता कोई नहीं। इसलिए इसमें मौजूद बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा छोड़ देता है, वो उसकी नज़र से नहीं गुजरते। इसलिए मैं आपको साथ पॉइंट्स बनवाता जा रहा हूँ, लिखवाता जा रहा हूँ चीज़ें, आपको पता है कि आपको कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबली आ सकते हैं। लेकिन जी, देयर इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम बायोमास। What is meant by the energy from biomass? आपने बहुत सारे मुल्कों के बारे में ये खबर सुनी होगी कि जी फ़लाने मुल्क में फ़लाने साइंसदान ने कूड़े से एनर्जी पैदा कर दी है। सुनी होगी पहले, अब तो खबर ये आम हो गई है, कॉमन हो गई है कि जी उसने किसी फ़लाने मुल्क ने कूड़े से, कचरे से एनर्जी पैदा कर दी। जैसे कि सिंगापुर बहुत मशहूर मुल्क है जो अपनी सारी की सारी एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, कूड़े से, कचरे से प्रोड्यूस करता है, रिसाइकिल करके उसे किसी भी फॉर्म में। हम देखते हैं कि एनर्जी फ्रॉम बायोमास यानी उससे ह्यूमन वेस्ट से या एनिमल वेस्ट से कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो एनर्जी फ्रॉम बायोमास, व्हाट इज़ द सोर्स? इसका सोर्स क्या है जी? एनर्जी फ्रॉम बायोमास आती कहाँ से है, ये कौन सी एनर्जी है, इसका सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके सोर्सेज में से जो पहला सोर्स है दैट इज़ ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट यू नो इट, वो अगर आप कभी गांव वाली साइड पर जाएं तो आपने अक्सर देखा होगा वो मिट्टी की दीवार के साथ पराठे लगाए होते हैं दीवार पे धूप में सूखने के लिए। दैट इज़ एक्चुअली ह्यूमन वेस्ट, बायोमास। एनिमल डंग जिसे कहते हैं, जिसे बाद में बर्न भी किया जा सकता है। सो इसके सोर्सेस ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से कटी हुई ज़ाया लकड़ियाँ, जो ज़ाया पत्ते हो जाते हैं, वो सारा का सारा इसका दैट इज़ द सोर्स ऑफ बायोमास। अब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है? इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इट कैन बी यूटिलाइज बाय वंस अगेन टू मेथड्स, टू प्रोसीजर्स। एक तरीका तो है इसे इस्तेमाल करने का, दैट इज़ बाय डायरेक्ट कंबशन। बताता हूँ आपको ये भी। और दूसरा तरीका है बाय फर्मेंटेशन। मैं दोनों तरीके आपसे बारी बारी शेयर करता हूँ। अगर हम पहली बात करें डायरेक्ट कंबशन के ऊपर, व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट कंबशन? अब इसमें किया क्या जाता है? देखें, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, वुड्स हो गई, और जितने भी वुड से रिलेटेड वेस्ट, पेपर वेस्ट जिस तरह हो गया, ऑल दीज वेस्ट आर बर्नेबल क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट है सारे का सारा। इट कैन बी बर्नड, इसको जलाया जा सकता है। और जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि वो जिसको पाथी कहा जाता है, वो जो दीवारों पे गांव में लगाई जाती हैं, दैट इज़ बर्नेबल, इसको जलाया जा सकता है, उसको बर्न किया जाता है। और इवन जिनके ताल्लुक गांव से होगा उन्होंने देखा होगा कि उन पाथियों को तोड़ के
इवन खाना पकाने के लिए भी जलाया जाता है, तोड़ के जब उन्हें जलाते हैं उसके ऊपर खाना भी पकाया जाता है। सो दे आर बर्नेबल। सो आप उन्हें बर्न करके एनर्जी हासिल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कंबस्टन, यानी उस वेस्ट को डायरेक्टली बर्न किया जाए और बर्न करके एनर्जी हासिल की जाए। अब इसको सही तरीका क्या है जी इस एनर्जी को हासिल करने का? यू बर्न दैट वेस्ट, आप उस वेस्ट को, उस कूड़े को, उस कचरे को बल्क क्वांटिटी में कहीं जगह किसी जगह पे इकट्ठा करते हैं, आप उसे जलाते हैं, जला के हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से फिर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम से फिर टरबाइन चलाते हैं। यानी वो काम जो आप महंगे कोयले या ऑयल या किसी और किस्म के महंगे फ्यूल से कर रहे थे, बजाय उसके आप इस कूड़े को जला के बिजली पैदा कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इस बायोमास से बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्ट कंबस्टन से क्या किया आपने? बिजली पैदा की, मैंने आपको बताया कैसे, जला के। सो आपने इससे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, फिर दूसरी एक और चीज है बाय प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल। अब ये बड़ी मजे की चीज है, भी मैं आपको समझाता हूं क्या व्हाट इज मीन बाय बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? हम अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइक्स में, अपने जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स मतलब या हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, या हम सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, या हम डीजल इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम कहाँ से आते हैं? क्रूड ऑयल से, मादनी तेल से। इसको ज़मीन से निकालना मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, फिर मार्केट में आते आते जो ट्रांसपोर्ट है इसकी, उसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। पिछले दिनों 160-170 तक भी गई हुई थी। आजकल अगर सस्ती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कोरोना यानी लॉकडाउन की वजह से लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसकी मकदार, इसकी प्राइस कम हुई हुई है। एक्चुअली इट इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग। तो दुनिया बहुत सारे मुल्कों में, जिस तरह मैंने आपको हांगकॉन्ग की एग्जांपल नहीं दी, हांगकॉन्ग की एग्जांपल आप दे रहा हूँ, सिंगापुर, ये वो ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। ये बजाय के क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स को, पेट्रोल, डीजल, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की बजाय दे यूज बायोफ्यूल। व्हाट इज बायोफ्यूल? बायोफ्यूल इज एक्चुअली इथेनॉल, यानी कि बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड इथेनॉल इज कॉल्ड बायोफ्यूल। अब ये कैसे पैदा किया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है? ये इसी वेस्ट को, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और लकड़ी के वेस्ट को यीस्ट करके, गला सड़ा के, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया की मदद से, आपने लफ्ज़ सुना हुआ पहले वाला फर्मेंटेशन और यीस्ट के ज़रिए से गला सड़ा के इस कचरे को बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और इस बायोफ्यूल को फिर अपनी गाड़ियों में और डिफरेंट व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इसकी प्राइस ऑब्वियसली, ये कूड़े से पैदा किया जा रहा है, इसकी प्राइस बहुत कम होगी। इसकी प्राइस कम है, ईजीली प्रोड्यूसेबल है, ईजीली यूज़ किया जा सकता। सो यू कैन यूज़ दिस बायोफ्यूल, और इस इथेनॉल को इवन बर्न करके बिजली भी बनाई जा सकती है। इसी तरह अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूँ फर्मेंटेशन के ऊपर, फर्मेंटेशन का अमल कहते हैं गलने सड़ने का अमल, यीस्ट का अमल। अब आप इसमें क्या करते हैं? व्हाट यू डू इन दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस, आप फॉर एग्जांपल ये आपकी ज़मीन है, आप ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपने इसमें एक पेट बना दिया, गड्ढा खोद दिया। अब जितना भी बायो वेस्ट है वो सारे का सारा आप इसमें फेंक देंगे, दैट इज़ बायो वेस्ट। वो कूड़ा करकट, वो कचरा, ह्यूमन, एनिमल, सारे का सारा वेस्ट आपने इसके अंदर फेंक दिया। इसको ऊपर से एनक्लोज कर दिया जाता है विद द ग्लास लाइट, ट्रांसपेरेंट लाइट, जिससे सूरज की रोशनी इसमें पड़ सके। जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ती है, उस गर्मी की वजह से, सूरज में मौजूद अल्ट्रा वायलेट वेव्स की वजह से इसके गलने सड़ने का अमल कैटलाइज हो जाता है, फास्ट हो जाता है सूरज की रोशनी की वजह से, और चंद एंजाइम्स, चंद केमिकल्स ऐड करने की वजह से इसमें से गैसेस उठना शुरू होती हैं। ये वैसी ही गैसेस हैं जैसे मीथेन हो गई, और बहुत सारी ऐसी गैसेस कि जब आप किसी गंदी डर्टी जगह के पास से गुजरें तो वो जो खुशबू आपके नाक को तरोताज़ा कर देती है, दोज गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड मोस्ट ऑफ दोज गैसेस आर बर्नेबल। मीथेन प्रोड्यूस होती है, बर्नेबल नेचुरल गैस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह मज़ीद ऐसे हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बर्नेबल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है विच इज़ वंस अगेन बर्नेबल।
बहुत सारी बर्नेबल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। क्या किया जाता है, इस लिड के अंदर एक सुराख से एक पाइप जोड़ दिया जाता है। ऑल दोज प्रोड्यूस्ड गैसेस आर सेंट फ्रॉम दिस पाइप, हाई प्रेशर पे वो सारी की सारी गैसेस इस पाइप से भेज दी जाती हैं, इकट्ठी कर ली जाती हैं किसी कंटेनर के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर। वो कंटेन्ड गैसेस सारी की सारी बर्न करके दोबारा से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है? सिंपल थिंग इज दिस। सो हमने भी क्या सीखा? हमने सीखा कि जो एनर्जी फ्रॉम बायोमास है वो कहाँ से आ रही है हमारे पास। दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट, कमिंग फ्रॉम एनिमल वेस्ट, वुड, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वहाँ से सारी की सारी वो सारे के सारे सोर्स हैं इस बायोमास का। फिर इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है? इट कैन बी यूटिलाइज बाय डायरेक्ट कंबस्शन, से जला के इसकी फर्मेंटेशन से इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट कंबस्शन से कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इसको जलाते हैं, जलाने के बाद वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, हाई प्रेशर पर वाटर वेपर्स को टर्बाइंस पे फॉल करवाते हैं, टर्बाइंस घूमते हैं जिनसे बिजली बननी शुरू होती है। सो डायरेक्ट कंबस्शन इज़ वन मेथड। फिर बाय प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल, आप इस बायोमास से, बायो वेस्ट से बायोफ्यूल कैसे बनाते हैं? बायोफ्यूल बोले तो इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको बताया। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कि इस कूड़े के गलने सड़ने के अमल से इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। इथेनॉल पेट्रोल, डीजल, इन तमाम चीज़ों का यूँ समझ लें अल्टरनेटिव है। फिर उसके बाद इसी गलने सड़ने के अमल को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के ज़रिए बहुत सारी ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि बर्नेबल है। सो आपने बायोमास से यूजेबल इस्तेमाल होने वाला बहुत सारा फ्यूल इकट्ठा कर लिया, जिसको आप यहाँ तो फ्यूल की शक्ल में रहने दें या तो इसको आप इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी बच्चों, इससे आगे चलते हैं। देन देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। यस, जियोथर्मल एनर्जी क्या है जी बच्चों? एज यू नो बाय द नेम, जियो इज अर्थ, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। ये वो जियो वाला नहीं है, जियो और जीने दो, मतलब वो न्यूज़ वाला नहीं है। जियोथर्मल मतलब द एनर्जी, द हीट एनर्जी हिडन इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन के सरफेस के नीचे छुपी हुई जो हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी काम कैसे करती है ज़रा देखिएगा। व्हाट आर इट्स सोर्सेस, ये एनर्जी आती कहाँ से? ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आसपास कहीं शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। चलिए मैं आपको उसके सोर्सेस बाद में बताता हूँ, पहले ये बता दूँ कि होता क्या। मान लीजिए कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है। इफ़ यू गो डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर जाना शुरू करें, डिग करना शुरू करें, खोदना शुरू करें, तो बॉटम के ऊपर आपके पास मोल्टन फॉर्म में मैग्मा मौजूद होगा, जिसे आप जब बाहर फूट के निकलता जाए उसे आप लावा भी कहते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होती हैं, जो फूट के बाहर निकलता है उसे लावा भी कहते हैं। ये होता क्या है? ये असल में दीज आर मोल्टन रॉक्स, ये पिघली हुई चट्टानें होती हैं। दीज आर द मोल्टन रॉक्स, ये पिघली हुई चट्टानें होती हैं जिनका टेम्परेचर तकरीबन 200 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सो ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे इतनी ज़्यादा एनर्जी अबंडेंट फॉर्म में अल्लाह पाक ने रखी हुई है। मोल्टन लावा, मोल्टन मैग्मा, नॉट लावा, इनसाइड दैट इट इज़ कॉल्ड मैग्मा। मोल्टन मैग्मा यानी मोल्टन चट्टानें, मोल्टन रॉक्स 200 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर मौजूद हैं। अब हमने इसे इस्तेमाल करना, तो इसके सोर्सेज क्या हैं जी? पहले इसके सोर्सेज आप लिख लें। ये यहाँ पे किस फॉर्म में कैसे आती है, इसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, वो सारे मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसका जो पहला सोर्स है दैट इज़ रेडियो एक्टिव डिके। ज़मीन के नीचे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मौजूद हैं, व्हेन दे डिके, रेडियो एक्टिव डिके जब करता है बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी ज़ाहिर है अर्थ सरफेस से बाहर नहीं आ पाती, अंदर इकट्ठी होती रहती है एनर्जी। रेडियो एक्टिव डिके चल रहा है, एनर्जी इकट्ठी होती जा रही है। एंड व्हाट हैपन्स इन द एंड, वो
आसपास मौजूद रॉक्स को पिघलाना शुरू कर देती हैं. सो रेडियोएक्टिव डिके इज़ वन रीजन, वन केस. आपने फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि जब भी रेडियोएक्टिव डिके होगा साथ अल्फा की फॉर्म में या बीटा की फॉर्म में या गैमा की फॉर्म में ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी. फिर उसके बाद देयर इज यस फर्स्ट सेकंड सोर्सेज, सेकंड कॉज कह लें, सोर्स कह लें, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ. ऑब्वियसली अर्थ के 10 किलोमीटर नीचे खुद सोचें कि कितना ज़्यादा प्रेशर मौजूद होगा, कितना ज़्यादा अर्थ का दबाव मौजूद होगा. यानी ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पहले अगर आपने सर्दियों में एक कंबल लिया हुआ, फिर 2 कंबल 3 कंबल, आपने 4-5 रजाइयाँ भी इकट्ठी करके ले लिए. नाउ एट द बॉटम यू विल फील अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. आपको अंदर गर्मी उस 4-5-6 कंबलों में नीचे घुस के अच्छी खासी गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी. बाहर बेशक बर्फ़ पड़ेगी. सिमिलरली यूँ समझ लीजिए कि अर्थ की लेयर्स के अंदर आप जा रहे हैं. एट द बॉटम इन द मिडल समवेयर यू विल फील अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. दैट इज़ द एक्चुअली द रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ. वो अर्थ की सरफेस के नीचे मौजूद हीट होती है. इसी तरह जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ कंप्रेशन, या इसको मैं लिखा करता हूँ हाई प्रेशर. इसी तरह ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे तकरीबन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा. प्रेशर विल बी वेरी मच हाई. प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, दबाव बहुत ज़्यादा होगा. ज़ाहिर है ऊपर इतनी बड़ी अर्थ सरफेस है, उसका दबाव, उसका वज़न नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा. तो ये तमाम चीज़ें, ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं दे मेल्ट द रॉक इनसाइड. वो जो ज़मीन के नीचे मौजूद वहाँ पे चट्टानें होती हैं उनको मेल्ट करना शुरू कर देती हैं. एंड दोज मोल्टन रॉक्स आर कॉल्ड एज मैग्मा, जिनका टेम्परेचर तकरीबन 200 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. अच्छा जी, अब इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसे इस्तेमाल किया जाता है बाय यूजिंग अंडरग्राउंड पाइप्स. अब ये मैंने लिख तो दिया, समझ नहीं है, इसको समझाता हूँ कैसे. व्हाट इज मेंट बाय अंडरग्राउंड पाइप्स? अंडरग्राउंड पाइप्स क्या होते हैं? अच्छा, वापस आते हैं. सपोज कर लीजिए ये वही अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे कहीं नीचे इस जगह पे वो मोल्टन रॉक्स मौजूद हैं. मोल्टन रॉक्स बोले तो दैट मैग्मा इज प्रोड्यूस्ड एट द टेम्परेचर 200 टू ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड. किया क्या जाता है कुछ इस तरह से, ज़मीन की सरफेस में बोर करके, सुराख करके पाइप्स लगाए जाते हैं. दीज पाइप्स आर मेड अप ऑफ हाई एलॉय स्टील. स्टील के बने होते हैं. स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ अबव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड. 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है. अब बच्चे अक्सर यहाँ पे सवाल पूछ लिया करते हैं कि सर ये स्टील क्यों नहीं मेल्ट करता यहाँ पे? स्टील इसलिए मेल्ट नहीं करता क्योंकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 800 से ज़्यादा, 1500 से भी ज़्यादा, यानी इसके डबल के करीब स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है. सो यहाँ पे स्टील के 2 बड़े बड़े पाइप्स दोनों कोनों पे डाल दिए जाते हैं कुछ इस तरह से. और यहाँ से इस साइड से कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाला जाता है. जब वो पानी सफ़र करता 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 इन पाइप्स में से यहाँ से गुजरता है तो यहाँ से जो हीट आ रही है दैट हीट अप दैट वाटर उस पानी को गर्म कर देती है. और वो पानी फ्लो करता 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 जब इस साइड से बाहर निकलना शुरू होता है तो इट कम्स आउट in the form of a steam at high pressure. वो यहाँ से स्टीम की शक्ल में, स्टीम के सूरत में बाहर निकलता है, एक हाई प्रेशर स्टीम की सूरत में. आप उस हाई प्रेशर स्टीम से फिर टरबाइन चला सकते हैं, उससे फिर बिजली पैदा कर सकते हैं. सो आपने अल्टीमेटली यहाँ पे मुफ्त में बगैर किसी खर्चे के बिजली पैदा की. वंस अगेन सिर्फ पाइप डालने का खर्चा. लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये वाला तरीका आप हर जगह नहीं लगा सकते.
सिर्फ उन मखसूस जगहों पे जहाँ पे बॉटम पे मैग्मा मौजूद है, जहाँ पे वॉल्केनिक एरियाज है, सिर्फ ये सेटअप आप उन जगहों पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर हम K2 के बेस कैंप की बात करें तो वहाँ पे वॉल्केनोज मौजूद हैं, उस साइड पे नीचे बॉटम पे मैग्मा मौजूद है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। और मैं आपको उसी जगह की एक बात बताऊँ, वहाँ पे जैसे बहुत सर्द इलाके, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी है K2, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वहाँ पे बड़ा मज़े का फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना होता है। दैट नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड एज, उसे गीज़र कहते हैं। अब ये गीज़र क्या है जी? अच्छा, अगर इफ़ यू हैव एक्सेस टू, बल्कि मैं कहने लगा था कि आप सीज़न देखिएगा, लेकिन सीज़न तो मैंने आपको मना किया नहीं देख सकते, टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर इफ़ यू हैव सक्सेस टू नेटफ्लिक्स, तो वहाँ पे 2 सीजन है जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, एक द 100 है और एक द लॉस्ट इन स्पेस है। दोनों में देखिएगा, दोनों में गीज़र्स की बड़ी ज़बरदस्त डिपिक्शन की हुई है, गीज़र्स फिनोमेना बड़ा ज़बरदस्त दिखाया हुआ है। बट ये इफ़ यू डोंट हैव द सक्सेस देर, अगर आपके पास वहाँ पे सक्सेस नहीं है, नो प्रॉब्लम, गो टू यूट्यूब, जस्ट राइट गीज़र, वहाँ पे जाके गीज़र लिखें, आपके पास गीज़र्स की वीडियो आ जाएंगी, बड़ी ज़बरदस्त नेचुरल वीडियोस। जैसे हमारा K2 का बेस है, वहाँ पे भी गीज़र्स का फिनोमेना होता है। ये गीज़र्स होते क्या हैं? गीज़र्स ख़ास मौसम में, फॉर एग्जांपल इन स्प्रिंग्स, ख़ास मौसम में पानी, गर्म पानी की एरप्शन होती है ज़मीन से गर्म पानी का एक नेचुरल फाउंटेन फट के बाहर आता है। पानी बाहर निकलता है, थोड़ी देर के बाद फिर ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद, चंद वक्फों के बाद, में भी 1-2 दिनों बाद, या में भी 4-5 घंटों बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, फिर गर्म पानी ज़मीन से, बहुत गर्म भी नहीं है, ऐसे इंजॉय करने वाला गर्म, वो दोबारा फट के बाहर आता है ज़मीन से, थोड़ी देर के लिए निकलता है, एक फाउंटेन चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज गीज़र। ये होता क्यों है, मैं थोड़ा सा सारा इसको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज कीजिए कि दैट इज़ द अनइवन यानी कि ऊबड़ खाबड़ सतह है ज़मीन की, और जनाब that is where molten lava is present, molten rocks are present, और इसके पास एक और रॉक मौजूद है, somewhere here there is another rock is present here, that rock contains water in it, इस रॉक में पानी मौजूद है, पानी के ज़खायर मौजूद हैं। और ये रॉक जो है जिसमें पानी मौजूद है, ये पानी की प्रेजेंस की वजह से परमिएबल है, यानी पानी जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, उस पानी ने इस रॉक्स के बहुत सारे मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया, यानी कि ये रॉक, ये जो चट्टान है, ये अब परमिएबल हो गई, परमिएबल पोरस हो गई है, यानी कि इसके अंदर सुराख मौजूद है, कमज़ोर हो चुकी है। सो जब ये रॉक परमिएबल हो जाएगी, इसके सुराख भरना शुरू हो जाएंगे। यू कैन सी हियर, मैं ये सुराख बना रहा हूँ। द वाटर विल कम हियर टू द मोल्टन रॉक्स एंड द लावा विल गो देयर। ऑब्वियस सी बात है, ये पानी है, ये तकरीबन 200 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकती हुई दोज़ख है, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर। इट विल स्टार्ट टू एवेपोरेट वाटर, ये पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। अब पानी स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब एक टाइम आएगा पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जहाँ से ये रॉक कमज़ोर होगी, वहाँ से पानी ज़मीन की सतह को चीरता हुआ फट कर बाहर आ जाएगा, लाइक दिस, और वो एक फाउंटेन की शक्ल में इस तरफ करेगा। क्योंकि जब बाहर आएगा, नीचे तो स्टीम होगी, नीचे तो वो स्टीम की शक्ल में होगा, लेकिन जैसे ही ज़मीन से बाहर आएगा, सडन एक्सपेंशन होगी, कूलिंग होगी, एंड दैट स्टीम विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रीम ऑफ हॉट वाटर, और एक वो हॉट वाटर फाउंटेन की शक्ल में बाहर आ जाएगा। दैट फिनोमेना इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज गीज़र। इस फिनोमेना को गीज़र कहते हैं। सो देयर इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन इन द बुक, एक किताब में शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गीज़र। किताब में गौर शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन
एक्वाफायर क्या होता है जी? एक्वाफायर इज दैट रॉक कंटेनिंग वाटर. सो रॉक कंटेनिंग वाटर इज कॉल्ड एक्वाफायर, राइट? तो आपको एक्वाफायर की डेफिनेशन भी पता चल गई, आपको गीज़र का भी पता चल गया. ये सवाल बोर्ड में बड़ी दफ़ा पूछा गया और अक्सर 90% बच्चों की आबादी जो है वो इस सवाल को गलत कर देती है. और गलत करने की एक ही कॉमन वजह होती है, वो ये होती है बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सवाल आया कहाँ से हुआ. एक्वाफायर, सर हमने तो किताब में कहीं ये सवाल देखा ही नहीं, ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा. वो लफ्ज़ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आखिरी लाइन है चैप्टर की, और आखिरी लाइन एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हर बच्चा हर चैप्टर की तकरीबन आखिरी लाइन्स को मिस करता है सवाब की तरह. अच्छा जी, उसके बाद आगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आए. एक दो सवाल छोटे छोटे फ़ौरन से कर लें, हमारे पास 2-4 मिनट हैं अभी. नहीं जी, मैं पहला सवाल पढ़ने लगा हूँ, 2-3 सवाल जितने भी हो जाएं दैट इज़ गुड. आई होप आई एम क्लियर टू यू. मैं नज़र आ रहा हूँ आपको. नहीं जी, पहला सवाल है जी, a person holds a bag of grocery while standing still, talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From this standpoint of work, how are these two situations similar? ये दो situations कैसे similar हैं? नहीं जी, दो situations क्या हैं? दो situations क्या हैं ज़रा सुनिएगा. पहली सिचुएशन ये है कि एक शख्स जो ग्रॉसरी सौदा सल्फ का पैकेट लिए बाहर सड़क पे कहीं खड़ा है, अपने दोस्त से गपशप लगा रहा है. एक सिचुएशन ये. दूसरी सिचुएशन ये है कि कहीं उसी के आसपास एक गाड़ी जिसका इंजन चल रहा है, जो स्विच ऑन है, खड़ी है. बताएं भाई ये दोनों सिचुएशंस कैसे एक दूसरे के सिमिलर हैं, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें मुमासिल हैं, क्या क्या चीज़ें सेम हैं. तो ज़रा आइडिया दीजिए इन दोनों में क्या चीज़ें सेम हैं. अगर हम पहले उस शख्स की बात करें, सो इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. उस शख्स ने जो बैग ऑफ ग्रॉसरीज है उठाया हुआ है ऊपर की तरफ. सो इज एग्जर्टिंग द फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, बट द डिस्प्लेसमेंट डी इज ज़ीरो हियर. डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कवरिंग एट ऑल. सो आप जानते हैं कि W वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट डी. ऐसे सिचुएशन में फोर्स तो है मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लिहाजा वर्क ज़ीरो होगा. पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? जबकि दूसरे केस में जो गाड़ी है वो भी नहीं चल रही, उसका फासला भी ज़ीरो है. बेशक इंजन फोर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन ऑन तो है, मगर गाड़ी क्योंकि चल नहीं रही, उसका इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बावजूद गाड़ी इज़ एट रेस्ट, द कार इज़ एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, वर्क डन इज़ वंस अगेन इट विल बी ज़ीरो, राइट. फिर उसके बाद अगर आप आगे देखें, then the second condition is calculate the work. This is another important question, mark it down. Calculate the work done in kilojoules in lifting a mass of 10 kilograms at steady velocity through a vertical height of 10 meter. Mass is given and height is given. बड़ा मशहूर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा लिख लें. Mass of 10 kilograms at the height of 10 meter. आपने वर्क कैलकुलेट करना है. चीज़ें बड़ी सिंपल हैं बच्चों. यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh. अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, m इज़ 10, g इज़ 9.8, h इज़ 10, तो आपका जवाब आएगा तकरीबन 980 जूल्स. मगर उसने हमें कहा है कि वर्क की वैल्यू किलो जूल्स में निकालें, उसको 1000 पे कर देंगे डिवाइड, इट विल बिकम 0.98 kg, 0.98 किलो जूल्स. क्या ख्याल है बच्चों, बात समझ में आती? सो दिस इज़ योर आंसर. उसके बाद ले आज के लिए इतना ही काफ़ी, बिकॉज देर आर द क्वेश्चन विच आर लिटिल बिट लेंथी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. आज के लिए डिस्कस करना उन्हें ज़रा मुश्किल होगा, लेंथी आगे वो मज़ीद टाइम ले जाएंगे, वो डिस्कस नहीं हो पाएंगे. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह नई डिस्कशन के साथ एक्सरसाइज की इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी. कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. मुझे आज इजाज़त दीजिए. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.